सबसे पहले हम लोग आज वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला में जो है पढ़ना पड़ता है क्या, पहले वर्णमाला होता क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में हम पढ़ते हैं वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। वर्ण की कुल संख्या कितना होता है, 52। ये वर्ण पहले होता क्या है, तो वर्ण जो है, वर्ण को हम दूसरा नाम दे सकते हैं ध्वनि भी। वर्ण को हम आप क्या कह सकते हैं, ध्वनि, क्योंकि वर्ण का दूसरा रूप ही है क्या, ध्वनि। जैसे वर्ण यदि हम बोल रहे हैं तो जिसको हम देख रहे हैं या तो मतलब हम उसको लिख सकते हैं, वो हुआ वर्ण। और जो हम मतलब लिखा हुआ, जैसे हम जो हमारे मुंह से जो आवाज निकल रही है वो हुआ ध्वनि। कहने मतलब जैसे वर्ण, कोई भी हम वर्ण होता है कि वह सबसे छोटी इकाई, ध्वनि जो है वह सबसे छोटी इकाई जिसे और दो भाग में नहीं बांटा जा सकता है। जैसे हो गया क्या, आ हो गया, इसको हम और दो भाग में नहीं बांट सकते हैं। ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, इसको हम और दो भाग में नहीं बांट सकते हैं। इस प्रकार से व्यंजन भी हो जाता है क्या, का हो गया, खा हो गया, ये चा हो गया, इसको हम दो भाग में नहीं बांट सकते। इसी में आता है, जैसे अब बोलेगा सर ये भी तो लिखा रहता है, क्या ये वर्ण नहीं है, तो वर्ण नहीं, ये क्या होता है, एक अक्षर होता है। वर्ण का परिभाषा क्या है कि जिसे और दो भाग में हम नहीं बांट सकते हैं। तो ये एक अक्षर हुआ, ये दो वर्ण से मिलकर बना है। एक है वर्ण, इसमें व्यंजन है खा, और हमारा स्वर मिला हुआ है ये आ। तो ये एक क्या हुआ, अक्षर है। दो वर्णों से मिलकर बनने वाला क्या है, ये एक अक्षर है। लेकिन वर्ण होता है क्या, जिसको हम दो भाग में नहीं बांट सकते। तो वर्ण होता है, यहाँ पे देखो वर्णों की कुल संख्या कितना होता है, 52। अब वर्ण जो है ध्वनि का कैसा रूप है, वर्ण जो है ध्वनि का कैसा रूप है, लिखित रूप। अब बोले कि ध्वनि वर्ण का कैसा रूप है, मौखिक। तो ध्वनि जो है वर्ण का मौखिक रूप है। ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। यहाँ पे जैसे हम बोले क्या कि वर्ण को हम देख सकते हैं और वर्ण को लिख भी सकते हैं, लेकिन ध्वनि को सुन सकते हैं। हम क्या करते हैं, ध्वनि को सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। जैसे हम कहने मतलब वर्ण हम ध्वनि निकाले का, तो का निकाले तो वर्ण जो है हम ये इसको लिख सकते हैं। तो जब हम इसको लिख सकते हैं तो ये क्या हुआ, ये लिखित रूप हुआ, किसका, ध्वनि का। तो इसको हम वर्ण कहेंगे। और जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं का, तो ये जो हमारे मुंह से आवाज जो निकल रही है इसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्योंकि आवाज को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वर्ण जो है ध्वनि का कैसा रूप हुआ, लिखित रूप। और ध्वनि जो है वर्ण का कैसा रूप हुआ, मौखिक रूप। लिखो पहले वर्ण लिखो। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे दो भागों में नहीं बांटा जा सके उसे वर्ण कहते हैं। आगे लिखो वर्ण। वर्ण बराबर ध्वनि दे दो, क्योंकि वर्ण का दूसरा नाम ही क्या है, ध्वनि है। वर्ण और ध्वनि में सिर्फ इतना ही अंतर है कि वर्ण को हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और ध्वनि में इतना अंतर है कि ध्वनि को हम सुन सकते हैं और उसे हम देख नहीं सकते हैं। अब लिखो वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है। दूसरा पॉइंट बना के लिखो, ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। इतना तो समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं हम। लिखो वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। ऐसी दो 52 वर्ण को व्यंजन में और स्वर में दो रूप में बांटा गया है। इसी 52 वर्ण को स्वर और व्यंजन के रूप में बांटा गया है। वर्ण दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण।
स्वर्ण वर्ण किसे कहा जाता है? स्वर वर्ण कहा जाता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वतंत्र स्वर वर्ण कहा जाता है। और स्वर वर्ण का या तो हम ऐसे भी दे सकते हैं परिभाषा कि वैसे वर्ण जिसको मतलब उच्चारित करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, उसे भी क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण की कुल संख्या होती है 13। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना? 13। और ऐसे मतलब मूल रूप से कितना होता है? 11 होता है। तो स्वर वर्ण कुल संख्या 11 होता है। कौन कौन हो गया? ए, आई, ओ, यहां तक ये क्या है? स्वर वर्ण है। ये स्वर वर्ण है, इसका उच्चारण होता है स्वतंत्र रूप से। और दो होता है कौन कौन? अन और आह होता है। तो अन और आह जो होता है इसको अलग श्रेणी में रखा गया है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हम इसका उच्चारण करते हैं आ, तो क्या इसका उच्चारण में किसी और दूसरे वर्ण को सहायता लेना पड़ता है? नहीं लेना पड़ता है। आ हो गया, इसका उच्चारण जो है जल्दी से होता है। फिर इससे ये दीर्घ है, इसका उच्चारण इससे दुगने समय में होता है। उसी प्रकार फिर ये ई, इसका उच्चारण होता है ई, उ, री, ए, आई, ओ, और ये अन और आ है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला लिखेगा स्वर वर्ण। देखो, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। या जिस वर्ण के उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 13 मुख्य रूप से 11 होती है। 11 कौन कौन है? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 रहेगा। कुल स्वरों की संख्या तब 13 मानना है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तब 13 मानना है। ऐसे पूछेगा स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ये मान लिया जाए इसका श्रेणी में था। कुल स्वर की संख्या कितना? 13 है। तो 11 ये हो गया अलग, और ये दोनों जो 11 मिल गया एक साथ, और ये दोनों को अलग कर दिया था। ये दोनों को ये क्या करता था, यानी कि जब मतलब इधर से लालच मिलता था तो ये दोनों दोस्त जो है इधर चलाता था, और मतलब जब दूसरा कोई जब इसको लालच देता था तो दूसरा श्रेणी में चल जाता था। तो इसके लिए ये सब अपना एकता बनाया। क्या किया, मतलब ये सब अपने में बात विचार किया, और मतलब इसको बोला कि ये क्या है, मतलब चटोहर पता के, मतलब जिधर मिलता है उधर नहीं बोलता है कि जन्ने पूरी बनने पूरी। तो उसी प्रकार से ये क्या करता था, चल जाता था मतलब दूसरा श्रेणी में। तो इसी प्रकार से ये क्या होता है, इसका तो उच्चारण क्या है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण मान लीजिए हमारा व्यंजन ये है का, तो इसका वास्तविक रूप ये होता है। तो ये स्वतंत्र रूप से इसका हम अभी क्या है, ये वास्तविक रूप है। जब हम इसमें मिलाते हैं किसको, आ को, तो ये बनता है क्या, का बनता है। ये ठीक है। तो ये तो इसका परिभाषा सही हो गया यहाँ पे।
कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। और यहाँ पे हम व्यंजन का परिभाषा जानते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ रहा है यहाँ पे उच्चारण में। लेकिन ये क्या किया, अन स्वर जो है इधर आया तो इसका उच्चारण कर देता है। ये अन स्वर जो है, जैसे हम का पे ले गए, इसका तो उच्चारण है ये अन है, ये क्या किया, ये सब मिलके तो उसको अलग कर ही दिया। तो उसको अलग कर दिया, इसका परिभाषा की स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले। लेकिन स्वतंत्र रूप से हुआ ये जो है अन और आ, ये जो है अन और आ, ये अन और आ स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि जब हम अन का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे क्या है, इसका ध्वनि आ रहा है और ये क्या है, अन है, ये अलग है, ये दोनों अलग है। पता चला ये मूल रूप से ये है, और जब हम इसका उच्चारण में हम आ को ले रहे हैं तो उस हिसाब से इसको हमको किस में रखना चाहिए, व्यंजन में रखना चाहिए, व्यंजन में रखना चाहिए। क्योंकि इसका परिभाषा क्या है कि जो मतलब व्यंजन का साथ देता है, कौन देता है, स्वर देता है। तो स्वर देता है व्यंजन का साथ, तो यहाँ पे स्वर इसका उच्चारण में साथ दे रहा है, तो इस तरह से इसको व्यंजन में रखना चाहिए कि नहीं। और जब व्यंजन में ले जाया गया इसको, जब ये अन को व्यंजन में लगाया गया, व्यंजन हमारा ये है, अब इसको व्यंजन में लाया गया इसको, तो ये उच्चारित कर देता है इसको कन। तो यहाँ पे व्यंजन का परिभाषा आ गया कि जब किसी स्वर के साथ मिला के किया जाता है उसका उच्चारण, तो क्या होता है कि ये जो है का, इसका उच्चारण यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे इसका उच्चारण कर दिया। तो व्यंजन का तो परिभाषा क्या है, स्वर को शामिल करना, और स्वर को शामिल कर लेता है तो यहाँ पे पता चलता है क्या कि स्वर के श्रेणी में जा रहा है, क्योंकि व्यंजन का परिभाषा क्या है। तो व्यंजन के उच्चारण में क्या ले लिया, ये अन स्वर जो है व्यंजन में लाया गया तो इसको उच्चारित कर दिया। इसको तो उच्चारित नहीं करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं है, बिना स्वर के उच्चारण है संभव व्यंजन का नहीं है। तो उसी प्रकार से जब इसको व्यंजन में लाया गया तो व्यंजन को नहीं उच्चारित करता, तब इसको व्यंजन में रखा जाता, क्योंकि स्वर तो अपना ग्रुप से हटा दिया उसको, क्योंकि ये भाग के उधर चल जाता था। तो इसको लाया गया व्यंजन में, तो अब व्यंजन को भी उच्चारित कर देता है। तो व्यंजन को उच्चारित कर देगा तो उसके कहने का मतलब क्या हुआ कि स्वर होना चाहिए, तो इसको स्वर होना चाहिए, इसके अनुसार स्वर होना चाहिए। तो ये क्या किया, दोनों नियम को क्या किया, तोड़ दिया। स्वर में लाता है तो व्यंजन को उच्चारित कर देता है, और व्यंजन में ले जाता है तो स्वर के श्रेणी में आ जाता है, आ जाता है नहीं। तो इसको अलग नाम दिया गया क्या, अयोगवा, अयोगवा, इसका नाम दिया गया अयोगवा। तो अयोगवा यानी आ के योग से बना हुआ व्यंजन, किंतु अर्थ किसी दूसरे के लिए बयान करता है, मतलब अर्थ किसी दूसरे के लिए बयान करता है, प्रकट करता है अर्थ किसी दूसरे के लिए, उसे ही कहते हैं क्या, अयोगवा व्यंजन। आ के योग से बना हुआ है लेकिन अर्थ किसी और के लिए प्रकट करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, अयोगवा व्यंजन। तो इसको किस तरह से स्वर से निकाला गया ये तो पता चल गया होगा, पता चल गया नहीं। और आ को किस प्रकार से अपने श्रेणी से स्वर वर्ण निकाला और किस प्रकार से व्यंजन वर्ण अपने श्रेणी से निकाला, और अन और आ का नाम दिया गया अयोगवा। तो अब चलते हैं यहाँ पे स्वर, पूछेगा कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 11। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13। अब चलते हैं स्वर को निम्नलिखित आधार पे बांटा गया है इसको, जैसे हो गया कि मात्रा के आधार पे हो गया लघु स्वर और दीर्घ स्वर, उच्चारण काल के आधार पे हो गया, जीव के प्रयोग के आधार पे हो गया। तो इस प्रकार से बांटा गया है इसको मात्रा के आधार पे। स्वर के प्रकार लिखो, लिखेगा कि पहला पॉइंट डालेगा मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला लघु स्वर,
और दूसरा दीर्घ स्वर। लघु स्वर को हम मूल स्वर भी कह सकते हैं, या तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। लघु स्वर को हम मूल स्वर भी कह सकते हैं या तो ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कह सकते हैं। दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कह सकते हैं। और लघु स्वर का भी दो और नाम। लघु मतलब होता है क्या? छोटा। मूल मतलब भी जिसका जन्म जिस रूप में हुआ है वो मूल है, मुख्य रूप जो होता है। और ह्रस्व मतलब भी होता है छोटा। और लघु दीर्घ मतलब होता है क्या? बड़ा। और गुरु मतलब भी बड़ा। तो मात्रा के आधार पे दो प्रकार के लघु स्वर और दीर्घ स्वर। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये मात्रा होता क्या है। ये मात्रा है। आ का कोई मात्रा नहीं होता है। इसका मात्रा होता है आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, कैसे? ये स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है। और ये स्वतंत्र रूप से उच्चारण भी होता है। इसका उच्चारण होता है कम समय में। अ, इसका उच्चारण होता है आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उसी प्रकार से इसका मात्रा है। तो स्वर का हम जिस प्रकार से उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से हम मात्रा का भी उच्चारण करते हैं, सिर्फ इसका लिखावट अलग है। अब स्वर कहते हैं, इसका मात्रा पहले ये होता क्या है? तो मात्रा का परिभाषा होता है कि विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए स्वर का योग करते हैं। तो स्वर अपना मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। जैसे हम बोले कि यहाँ पे हम लिखे व्यंजन, तो व्यंजन का उच्चारण स्पष्ट करने के लिए हम स्वर का योग करते हैं। तो स्वर का हम योग किए यहाँ पे आकर आ, तो स्वर का योग किए हम इसका उच्चारण का स्पष्ट करने के लिए, तो यहाँ पे ये हम लिखे का आकर इसको पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम व्यंजन के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए हम स्वर का योग करते हैं, तो स्वर अपना मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आया है इस रूप को ही क्या कहते हैं? स्वर की मात्रा कहते हैं। कहने मतलब मूल रूप में यदि आता तो ये होता का आकर, ऐसे रहता, तो ये क्या होता है? ये गलत होता है। ये अपना मूल रूप यानी वास्तविक रूप में नहीं आता है। तो वास्तविक रूप छोड़ के जिस रूप में आता है उसी को कहते हैं स्वर की मात्रा कहते हैं। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ।